आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनकी। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4। ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्टिव आ चुका है, तो इसमें भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आराम से समझेंगे। ये कहां से कहां तक की कहानी है? 2009 से लेकर 2024 तक, मतलब इस साल तक पूछे गए सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, इक्का दुक्का छूट जाए तो कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। समझने की कोशिश करेंगे क्या पूछा है, कब पूछा है और कैसे पूछा है। देखिए 2024 में जो पूछा था, राइट डाउन टू यूज ऑफ संट। ठीक है, क्या पूछा था? टू यूज ऑफ संट। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज संट, राइट इट्स टू यूज। कब पूछा? 19 में। 16 में पूछा राइट यूज ऑफ संट। 2015 में क्या पूछा? राइट टू यूज ऑफ संट। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स तो यहां से था। चलिए तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज संट, संट क्या होता है, एंड राइट इट्स टू यूज। मतलब इस चारों क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो 24 के हिसाब से सिर्फ टू यूज पूछा था। चलिए, तो संट क्या होता है? द स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर कॉइल इन ऑर्डर टू कंट्रोल करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज संट। मतलब क्या है? एक छोटा सा रेसिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली जुड़ा रहता है। ओके, और जो करंट के फ्लो को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसी रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं? स्मॉल रेसिस्टेंस को संट कहते हैं। एकदम देख रहे हो, गैल्वेनोमीटर बना दो, एक रेसिस्टेंस लगा दो, यहाँ पे एक एस लिख दो, एस फॉर संट लिख देंगे। चलिए अब इसके यूज की बात करते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है किसको? बर्निंग से। कॉइल, जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल होता है उसको जलने से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट बात की, इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट एनी गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। याद होगा क्या था अपनी कहानी? ऑब्जेक्टिव के केस में आपको वहां एकदम क्लियरली पहले जो फॉर्मूले का लिस्ट दिया गया उसके अंदर एकदम क्लियरली लिखा गया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट एनी गैल्वेनोमीटर। किस में कन्वर्ट करने के लिए? एमीटर में, ऑफ डिजायर रेंज। किस रेंज तक का आपको गैल्वेनोमीटर बनाना, उस रेंज तक के लिए। तो इतनी सी कहानी। 24 में तो सिर्फ ये 2 लाइन लिख देते, बात खत्म हो जाता। तो ये हो गई कहानी संट की। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, स्टेट इट्स टू लिमिटेशंस। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन क्या होता है? एक पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है जो क्या करता है? किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करता है। यही होता है ना? ऑलरेडी पढ़े हैं, बड़ा बढ़िया सा गोल गोल फिगर था, इसका पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन इज ए पार्टिकल एक्सेलरेटर दैट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। जैसे कह सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल टू हाई एनर्जी या हाई वेलोसिटी में एक्सेलरेट करता है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी उसकी। ठीक है, तो क्या है? ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो यूज करता है किसका? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। जो एक्सेलरेट करने के लिए किसको यूज करता है? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को। कब पूछा था? 2024 में ही पूछा है, और ये 5 मार्क्स में पूछे हुए हैं ऑलरेडी। तो लिमिटेशंस की बात करें, सबसे पहला लिमिटेशंस ये है कि ये देखो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। इट मींस क्या है? कि ये अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो कह सकते हैं कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल। फर्स्ट पॉइंट। 2 ही लिखना है, जो आपको पसंद हो वही लिखना। साइक्लोट्रॉन डज नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि इसका मास क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो कह सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज वेरी लेस मास। नेक्स्ट, the ion cannot move with a speed beyond a certain limit in a cyclotron। मतलब एक लिमिट से ज्यादा आप इसको क्या नहीं कर सकते हो? एक्सेलरेट नहीं कर सकते हो। ये भी इसकी लिमिटेशन है, ये नहीं कि घुमा रहे लाइट के स्पीड से भी आगे पहुंचा दिए। ओके, नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन इज सुइटेबल ओनली फॉर द एक्सेलरेट हेवी पार्टिकल लाइक जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ये पहले वाली कहानी है, हेवी पार्टिकल होना चाहिए। लाइटर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर नहीं सकता, अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर नहीं सकता है। तो ये सब कहानियां, तो इसमें से कम जो 2 आपको पसंद आए उसको याद रखिए। अभी तक 2 ही पूछते आया है, थोड़ा जैसा पसंद। ये हो गया साइक्लोट्रॉन की कहानी। और साइक्लोट्रॉन के बारे में जाके 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसके लिए रेडियस क्या रहता है, कैसे वर्क करता है, इमेज क्या है उसका, सारा कुछ। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर व्हाट विल बी द पाथ, तो उसका पाथ कैसा होगा? ठीक है, किसके अलोंग मूव कर रहा है? मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है,
भावनाओं को समझने की चेष्टा करेंगे। ओके, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, तो कह रहा है इसका पाथ कैसा होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा, या सिंपल सा कह सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b होता है। इसी को पूरा क्या लिखा था, क्यू वी वी साइन थीटा। ओके, और जो थीटा हुआ एंगल किसके बीच का एंगल होता है, v और b के बीच का। तो यदि देखा जाए तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है। तो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना, या तो मैग्नेटिक फील्ड के इस साथ वाले डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले। नॉर्मली हम साथ वाले के साथ ही चलते हैं, मतलब 0 डिग्री के साथ ही चलेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन दोनों मूव कर रहा होगा, एक ही डायरेक्शन दोनों का होगा, तो एंगल दोनों के बीच का क्या, 0। तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहां पे हम सिंपल सा एफ वी बी साइन थीटा में साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए पूरा का पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो कह सकते हैं पाथ यदि स्ट्रेट ही होगा, क्योंकि वो सीधा जा रहा था, जब कोई फोर्स ही उसके ऊपर नहीं लगा तो क्या है, को घूमेगा, टहलेगा, गोल गोल क्या है, नाचेगा। तो कह सकते हैं thus the charge particle would continue to move along the line of magnetic field that is straight path। क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, जैसे ये जा रहा था स्ट्रेट लाइन में वैसे ही ये जाता रहेगा, काय को कहीं और जाने वाला है। तो क्यों हुआ, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स क्या हो जाएगा। और एक दूसरा केस की बात करें, यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होता, ये तो सेम डायरेक्शन की कहानी हो गई। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता, ओके, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होता चार्ज पार्टिकल के, तो इस टाइम में भी फोर्स 0 ही होता। 180 के केस में भी साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उस टाइम में भी फोर्स 0 होता था। नेक्स्ट टाइम यदि ऐसा पूछता है कि मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उस टाइम में भी क्या कहेंगे, फोर्स 0 होगा और पाथ स्ट्रेट ही होने वाला है। ठीक है, छोटी सी कहानी, ये 2 मार्क्स में पूछा था 2023 में। चलिए अब बात करते हैं 2023 में और 19 में ये पूछा है 2 मार्क्स में। क्या कह रहा है, इन्हें वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी, वर्टिकली अपवर्ड तो बना लेते हैं, वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ईस्टवर्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ईस्टवर्ड। ये अपना कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन है, और चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ मान लो प्रोजेक्ट किया, ओके, ईस्टवर्ड। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट पहले भी लिखे थे, क्यू v क्रॉस b, पता है। ठीक है, तो अब यहां पे एंगल दोनों के बीच का कितना है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां सिंपल सा कहते तो क्या लिख सकते थे, क्यू वी बी और साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। तो ये उसका फोर्स हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। सवाल है डायरेक्शन पूछ रहा है, फोर्स तो पूछ नहीं रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, v क्रॉस b, v क्रॉस b मतलब बाहर की तरफ। ऐसे v क्रॉस b कैसे करेंगे, बाहर की तरफ। मतलब यदि इस डायरेक्शन को x मान लिए, इस डायरेक्शन को यदि हम y मान लिए, तो बाहर की तरफ जो जाएगा उसको क्या मानेंगे, z। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, z की तरफ होगा ना। अरे v क्रॉस b ऐसे ही होगा ना। ओके, तो ये E क्यों लिखे हैं भाई, वेलोसिटी v है। चलिए E को हटाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होने का। ठीक, तो v क्रॉस b डायरेक्शन बाहर की तरफ, इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो z डायरेक्शन में लगेगा। तो कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल टुवर्ड प्लस x, ईस्ट प्लस x, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड प्लस yx, ऊपर की तरफ बोला भी क्वेश्चन है तो प्लस y, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी आउटवर्ड, बाहर की तरफ, टुवर्ड z एक्सिस फ्रॉम दिस सरफेस। क्लियर है डायरेक्शन। अब फोर्स यदि पूछता तो क्या होता, क्यू भी b, इतने का फोर्स उसके ऊपर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या है। तो लॉरेंज फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर तब लगता है जब चार्ज पार्टिकल ऐसे क्या सकते हैं स्पेस से गुजर रहा हो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करता है एक साथ। ठीक है, तो वो जो फोर्स होगा वही फोर्स क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स। तो कह सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
कौन? फोर्स एक्सप्लेन बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कोएग्जिस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं किसी रीजन में या स्पेस में। वहां जब चार्ज पार्टिकल आप लेके जाओगे, ठीक है, किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर जो फोर्स होने वाला है वही क्या कहलाता है? अपना लॉरेंज फोर्स कहलाता है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो आपको पता है एफ क्यू इंटू ई, और फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा यदि चार्ज पॉजिटिव है तो। दूसरा फोर्स किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फॉर्मूला पता है एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन वो किसके डायरेक्शन में होगा? वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में, ठीक है, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू वी और बी, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर। तो फोर्स ड्यू टू बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब दोनों के कारण क्या होगा? दोनों का सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो वेक्टर सम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, और दोनों में से क्यू को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाए? क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ऐसी को क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया। इसका डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और जो मोशन का डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही पता है मोशन का डायरेक्शन ये, अब भी क्रॉस भी करेंगे तो उसका परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा उसको। तो उम्मीद करते हैं लॉरेंज फोर्स समझ में आया क्या था। ऑलरेडी कब 19 और 22 दोनों में पूछे हुए आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ ऑलरेडी आपको इसका कंप्लीट डेरिवेशन 5 मार्क्स में भी बायोट-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो भी टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन बैंक में है उसका थोड़ा अच्छे से पढ़ के रहिए, पूरा एकदम चकाचक बना के आइएगा। तो ये क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड डीवी ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल। एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीएल, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस आर पे जो होगा वो किसके करंट कैरिंग कंडक्टर आई के कारण, जैसे ये अपने पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिए डीएल, इससे आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द स्मॉल, कह सकते हैं सिंपल सा एलिमेंट्री लेंथ के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन थीटा के, मतलब एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ओके, किसके बीच का? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। और दूसरा हमारा जो डीबी होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो कह सकते हैं सिंपल सा, क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बायोट्स लॉ, the strength of magnetic field dB due to a small current element dl carrying a current I at point P distance r from the element is directly proportional to I dl sin theta and inversely proportional किसके? square of the distance, मतलब r square के, वह थीटा क्या होता है? dl और r के बीच का एंगल होता है। ये दिख रहा है dl और ये r, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही क्या कहलाता है? थीटा। तो सिंपल सा इस लाइन को लिख सकते हैं। अब सबको एक साथ लेके आ जाओगे तो क्या लिखोगे? dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई लगा दिए, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, एलिमेंट्री लेंथ के लिए। अब यदि इसका वेक्टर फॉर्म करें तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? देखो, db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यदि इसको हमको क्या करना है? वेक्टर बनाना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर होता है। इसको यदि वेक्टर बनाना है तो इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यूनिट वेक्टर r, ठीक है। तो ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म, लिख सकते हैं, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं। या इसको और हम लिख सकते हैं क्या चीज? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ठीक है। चाहे ये हो, ऑब्जेक्टिव में पूछा था एक बार, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, या अब आर डीएल और साइन थीटा, डीएल भी अपना वेक्टर, आर भी वेक्टर, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, ठीक है, क्योंकि डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा? डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, तो वैसा बन जाएगा।
तो इसको भी ध्यान में रखिए, इसको भी ध्यान में रखिए, इसको भी ध्यान में रखिए। अब आता है सवाल कुछ और। अब सवाल आता है यहाँ पे जो क्रॉस बना हुआ है, देख रहे होगे यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है पी पॉइंट पे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस का मतलब क्या है? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। जैसे इस वायर को आप पकड़ लोगे राइट हैंड थंब रूल से, यदि वायर को आप पकड़ लोगे तो क्या होगा, इस साइड से फिंगर बाहर आएगा, इधर से बाहर आएगा और इधर को जाएगा। तो जिस साइड इनटू द प्लेन होता है उसको क्रॉस कहते हैं। और इस साइड यदि हम कोई पॉइंट लेते तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाते, डॉट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेन है, ठीक है। और क्रॉस का मतलब क्या है, इनटू द प्लेन है। इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा और उस साइड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। अब क्रॉस और डॉट की कहानी पता ही है। डॉट मतलब आ रहा है, इसका मतलब यदि कोई तीर आपके पास आएगा तो तीर का सबसे पहले क्या आएगा, उसका डॉट आएगा, मतलब पॉइंट, टिप, ठीक है। और यदि चला जाए तो आप क्या देखोगे, तीर का बैक साइड, वहां पे कैसा रहता है, चार को पत्ती। रामायण तो देखे है ना कोरोना काल में, तो क्या रहता है, चार पत्ती टाइप का लगा रहता है, तो वो क्रॉस जैसा दिखता है। या ऐसे समझ लो बुलेट ट्रेन आ रही है तो बुलेट का पहले बुलेट ट्रेन का नोज दिखता है, छोटा सा रहता है सामने से। अब पीछे से देखोगे तो पीछे में क्रॉस बना हुआ रहता है। तो मतलब इनटू द प्लेन क्रॉस, अवे फ्रॉम द प्लेन डॉट, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? तो ये कहता है कि यदि अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करना है कि आपका थंब, फोर्थ फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। देख रहे हो ऐसा, फिगर में भी दिख रहा है ऐसा। तो आपका सेंट्रल फिंगर जो अपना होगा वो किसके डायरेक्शन को दिखाएगा, करंट के डायरेक्शन को। फर्स्ट फिंगर जो अपना होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और थंब जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको करंट के डायरेक्शन में रख दोगे तो थंब क्या बताएगा आपको, फोर्स का डायरेक्शन। सिंपल से कहते हैं इफ द सेंट्रल फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द सेंट्रल फिंगर पॉइंटिंग द करंट डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर है ना अपना करंट का डायरेक्शन, फोर्थ फिंगर पॉइंटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब आपको किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स के डायरेक्शन पे। जो करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, थंब। आगे हम लोग देखेंगे, वहां पे निकाल के भी देखेंगे कैसे लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। तो ध्यान में रखेंगे 2020 में पूछा है, पूछ सकता है। तो ये हो गई किसकी कहानी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी होता है, ओके। तो वो इंडक्शन केस में पढ़ेंगे आप लोग। चलिए ये हो गया 7 की कहानी। 8 में आते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए फील्ड रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, इज इट पॉसिबल दैट वेयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, एक्सप्लेन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। अभी जस्ट पीछे एक केस देखे थे, याद है? उसमें क्या था कि यदि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा था तो फोर्स 0 लगा था, याद है ना? पीछे भी जस्ट कुछ देर पहले देखे थे। तो सेम कहानी यहाँ भी है कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो उसके ऊपर फोर्स 0 हो सकता है। रिमेन अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, उसके ऊपर फोर्स 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि वो फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करे या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करे तो फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा उसके ऊपर, 0। तो कहानी वही हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला FM लिखे हैं, तो इसी को हम F से लिख रहे हैं फिर से। तो चार्ज क्या है, -E। अब V क्रॉस B, तो V क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं, VV sin थीटा लिख सकते हैं, ओके। अब चूंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री में अभी जस्ट समझाए थे, जब किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो 0 और 180। उस टाइम में अपना क्या होगा कि साइन 0 या 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो कह सकते हैं सो एन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू ए फील्ड रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड व्हेन इट विल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। या तो फील्ड के डायरेक्शन में जाए या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाए। सो वी कैन से देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स 0, तो so that's why it move undeflected in that magnetic field, कह सकते हैं।
तो नो मैग्नेटिक फोर्स, तो अनडिफ्लेक्टेड ये अपना क्या हो जाएगा, चला जाएगा। फोर्स लगेगा तब ना, आप अपने काम में लगे हुए, कोई फोर्स लगाएगा तब ना आप डेविएट हो गए, डाइवर्ट हो गए अपने डायरेक्शन से। जैसे अभी पढ़ाई करने का टाइम है, पढ़ाई करेंगे, यदि पता चला कोई क्या है नया मोबाइल खरीद के आपको दे दिया, तो क्या होगा, आप डेविएट हो जाओगे अपने पाथ से, भर दिन मोबाइल में लगे रहोगे। तो मोबाइल को अभी फिलहाल इतना ही यूज कीजिए जितने की आपको जरूरत है। रील देखना, फेसबुक देखना, ये सब में कुछ नहीं रखा है, ये आप अपने एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं। इसलिए अभी आपको कैसे रहना, अनडिफ्लेक्टेड रहना, मतलब आपके ऊपर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक फोर्स वर्क करना चाहिए, वो है आपका एग्जाम और उसका रिजल्ट। एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। ये बहुत कहना आसान होता है कि चलो हम 10 दिन पहले पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट ले आएंगे। जो बंदा 1 साल से पढ़ रहा है, पूरा 12 जिसने कहीं कोचिंग किया, क्लास किया है, वो यदि कहेगा कि हम 5 दिन पहले पढ़ेंगे ले आएंगे फर्स्ट डिवीजन, तो आ ही जाएगा। आज के दिन फर्स्ट डिवीजन लाना कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मिनिमम भी आपको लेके आना चाहिए, तो कम से कम 450 मिनिमम पहुंचना चाहिए, तब मानिएगा कि आप 1 साल पढ़ाई किए हो। यदि 450 से नीचे रहते हो, ठीक है, चलो मिनिमम, चलो 400 मिनिमम लो, 450 की कहानी कर, 400 प्लस रहना चाहिए। 450 और 400 के बीच में, और 450 प्लस रहते हो तब तो सोने पे सुहागा वाली बात। तो इसलिए अच्छे से क्वेश्चन बैंक को पढ़िए और लगे रहिए अपने अभी अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या रहा है, ए चार्ज क्यू इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड बी एट राइट एंगल, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूविंग विथ स्पीड v, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखो ये क्रॉस दिख रहा है, जस्ट समझाए थे क्रॉस की कहानी। क्रॉस का मतलब क्या है, इनटू द प्लेन, ठीक। मैग्नेटिक, मान लो चार्ज पार्टिकल जो अपना है, यहां इसकी बात करते हैं, चलो यहां बना लेते हैं एक, ये अपना क्रॉस वाली कहानी है, ठीक। एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, चार्ज की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। चार्ज के ऊपर की बात किया जाए, चार्ज का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी, थंब का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, तो फोर्स इसके ऊपर क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, मोशन करेगा। तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, क्या माने स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या होगा, ठीक है। जो ही ये आगे जाएगा, इसके ऊपर की डायरेक्शन फोर्स लगती है, ऐसा ना जाएगा, क्या करेगा, ऐसे जाएगा। अभी यहाँ पे ये चेक करोगे तो इसके फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो इसके कारण ये सीधा ना जाके कैसे जाएगा, फिर घूम जाएगा, फिर इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन ये, अब ये सीधा ना जाके कैसे जाएगा, ऐसे। तो इस तरीके से इसके कारण ये गोल 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 घूमता रहता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं, कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको, ठीक है। तो अपने को पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, q v क्रॉस b, या कह सकते हैं q v v साइन थीटा, और यहाँ पे v और b के बीच का एंगल कितना है, v इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1, इसलिए ये अपना क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू क्यू भी बी। अब जब कोई बंदा सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो mv²/r के होता है इक्वल, ऑलरेडी पता है। मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी बी, अब mv²/r किसके बराबर होगा, क्यू भी बी के, तब तो सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। तो यहां से r बराबर लिखते तो क्या हो जाता, ये भी स्क्वायर, ये भी साफ, क्या हो जाएगा, r बराबर mv/qb, ये हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, तो सब कुछ क्लियरली लिखे हुए हैं। रेडियस होगा क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, तो सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो उसके पास एक रेडियस होगा, और रेडियस सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा कोई बंदा तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, 11th में पढ़े होगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के, मतलब mv²/r किसके बराबर, क्यू भी बी। और क्यू भी बी ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो यहां से लेके हम आर की वैल्यू निकाल दिए। ओके, चलिए हो गया 2018 की कहानी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब कह रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ,
तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है ये अल्टरनेट फॉर्म होता है किसका, बायोट-सेवर्ट्स लॉ का, इससे पहले देखे थे ना, ठीक है। और ये हमेशा वर्क करता है सिमेट्रिकल सिचुएशन के लिए, ध्यान में रखेंगे, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड से हम किसके लिए निकालते हैं, सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए। लॉ क्या कहता है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व, अराउंड एनी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी एनी क्लोज कर्व के लिए इज इक्वल्स टू दी म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दी सरफेस। म्यू नॉट टाइम किसके, कितने करंट इससे पास कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल के लिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई, कितने करंट पास कर रहे हैं किससे भैया, क्लोज सरफेस से। तो क्लोज सरफेस से यदि डॉट को आप क्या मानते हैं, अवे फ्रॉम द प्लेन, तो क्रॉस को क्या मानोगे, इनटू द प्लेन, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द प्लेन के लिए हमने पॉजिटिव लिया और इनटू द प्लेन के लिए क्या ले लिए, नेगेटिव ले लिए, तो इसलिए ये हमारा माइनस हो गया। तो कह सकते हैं सिंपल सा I1 माइनस I2 प्लस I3, फिगर बना दोगे सफिशिएंट है। और इसी को हम लोग यदि लिखना चाहते तो डायरेक्ट दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और यदि किसी मीडियम के लिए कहते तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर के साथ लिखते, ठीक है। तो ये कहानी किसकी हो गई, एम्पियर लॉ के बारे में। उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आया। तो ये टर्म भी याद रखेंगे, ये अल्टरनेट फॉर्म किसका होता है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ का, और ये हमेशा सिमेट्रिकल सिचुएशन के पर ही वर्क करता है, ओके। और ये लॉ क्या है ये अपना लिख देंगे, बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन के साथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई, या ऐसे लिख दो सफिशिएंट। अब फिगर बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट का, राइट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ ईच ऑफ टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग करंट। मतलब दो पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, इसके फोर्स पर यूनिट की वैल्यू आपको पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल वायर्स। चलो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये अपना सी और डी, ठीक है। कैरिंग करंट I1 I2, इससे मान लिया करंट जा रहा है I1, इससे करंट जा रहा है I2, ठीक। लेट R बी द सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R है, ओके, बिटवीन देम। द फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा F1 बाई एल या F2 बाई एल, मतलब दोनों पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होने वाला है। वो क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R, या इसी को 4 पाई के टर्म में लिखते हैं क्योंकि 10 पे पावर माइनस 7 होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। सॉल्व करोगे तो वापस से यही आएगा। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है वो किसके बराबर होता है, इसी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आपको बोला गया है। थोड़ा सा इसमें और बढ़ाते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ सकता है इसके उम्मीद है समझ में आया। चलिए पहला, व्हेन करंट इज पासिंग इन सेम डायरेक्शन, यदि करंट सेम डायरेक्शन में पास कर रहा है तो क्या होगा, और कह रहा है व्हेन करंट इज पासिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास करेगा तो क्या होगा। अब सोचोगे, थोड़ा सा इन शॉर्ट में समझा रहे हैं, ध्यान में रखोगे। जैसे इस वायर को, करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो आप जो ही इस वायर को पकड़ोगे तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और इस साइड इन करेगा, जिसके कारण ये वाला जो वायर है ये क्रॉस में पड़ेगा, ओके। और इस वायर की बात करें, इस साइड को पकड़े ऐसे तो इस साइड से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला वायर जो पड़ेगा इस के मैग्नेटिक फील्ड के डॉट वाले साइड में पड़ेगा। सेम कहानी, यदि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ, और इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, तो इसको पकड़ोगे तो इस साइड से निकलेगा और इस तरफ जो आएगा वो क्रॉस आएगा, तो इसलिए ये पड़ेगा इसके क्रॉस में, इसके मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस में। उस तरह अपोजिट डायरेक्शन में यदि ऐसे बात करेंगे तो इस तरफ क्या होगा, इनटू द प्लेन, तो जिस कारण I1 वाला जो करंट है वो भी पड़ेगा किस में, क्रॉस में। इतना यदि समझ गए, हार्ड एंड फास्ट, थोड़ा उम्मीद कम है लेकिन थोड़ा सा देखिएगा इसको। तो ये वाला वायर किस में पड़ा, डॉट में, किसके, इस वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के डॉट में, जबकि ये वाला वायर पड़ा इसके क्रॉस में। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये डॉट मतलब बाहर, करंट का डायरेक्शन ये, ठीक, थंब किधर गया, इस तरफ, इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, इधर। इसमें आते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, थंब किधर गया, इस साइड, तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा,
तो कह सकते हैं सिंपल सा अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहां पे कहते हैं ये किस में पड़ा है, क्रॉस में। किसके क्रॉस में, इसके मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस में। तो क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, करंट का डायरेक्शन ये, अंगूठा किधर आया, बाहर की तरफ, तो फोर्स इधर बाहर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन नीचे, अंगूठा किधर, बाहर, तो ये इसके वो फोर्स F2 बाहर की तरफ। तो कह सकते हैं यहां से क्या, यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव होगा, और यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा वायर से, टू पैरेलल वायर से, तो वहां पे क्या होगा, वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो क्या करेंगे, रिपेल करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ है, नहीं यदि समझ में आया तो याद रख लोगे, यदि सेम डायरेक्शन की कहानी होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दोनों वायर के ऊपर, और यदि अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, दोनों वायर एक दूसरे से दूर जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सो दैट ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मेजर द करंट विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी विथ produces 45 deflection which produces 45 डिग्री डिफ्लेक्शन। इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले याद होगा आप, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है तो टेंजेंट लॉ ऑलरेडी इसके बारे में आप पढ़ोगे किसके अंदर, चैप्टर 5 में, 5 में। चलिए, तो वहां से B इक्वल्स टू बी एच टेन थीटा होता है टेंजेंट लॉ से। तो यहां से हम कह सकते हैं, ऑलरेडी अपने को पता है B का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल के लिए इसी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। अब इसके अंदर हम इसको पुट करते हैं B की जगह पे उसको म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर को दिस। अब यहां से हम लोग I को सेपरेट करते हैं, बाकी सबको दूसरे तरफ, तो बी एच इंटू 2 आर म्यू नॉट इंटू एन रख दिए, इंटू टेन थीटा का टेन थीटा। अब ये क्या है, ये सारे के सारे को कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन फैक्टर, ध्यान में रखेंगे। तो इसके जगह पे हमने एक के को रख दिया, एक कांस्टेंट को रख दिया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं करंट मेजरिंग बाय द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर I इक्वल्स टू के टेन थीटा। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते, डी आई इक्वल्स टू के, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको दोनों साइड से हम I से डिवाइड कर देते हैं, तो डी आई बाई आई, यही तो एरर होता है। ओके, डी आई बाई आई इक्वल्स क्या हो जाए, के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आई की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, के टेन थीटा, तो रख दिए के टेन थीटा। अब के से के साफ, ओके, और यहां से सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है अपना टेन थीटा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बाई सेक कॉसेक, तो 1 बाई कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस थीटा। ओके, तो ये स्क्वायर इससे साफ हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 1। इसको यदि सेप करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना इसको सॉल्व करने के बाद। अब ये सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा को हमने सॉल्व करना शुरू किया है, तो ये इतना आ जाएगा, और इसमें हम इसको और करना चाहते तो क्या लिखते, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। इसी को हमने लिख दिया है, 2 ऊपर आ गया, 2 जो ये था वो सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा के जगह पे क्या आया 2 बाई साइन 2 थीटा, 2 बाई साइन 2 थीटा। अब कह रहा है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी, मैक्सिमम एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि एरर क्या हो, मिनिमम हो। इट मींस इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब जो नीचे वाला बंदा है वो मैक्सिमम हो, जो नीचे है साइन 2 थीटा वो मैक्सिमम होगा, तभी तो यहां पे क्या मिलने वाला है, मिनिमम एक्यूरेसी। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, और 1 कब होता है 90 पे, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 90।
इसलिए हम कह सकते हैं 2 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये अपने को प्रूफ करना था। फॉर मिनिमम एरर साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 1। तो साइन 2 थीटा 1 के बराबर होगा तो साइन 90 के बराबर, तो इसके बाद आप इतना लिख लेंगे, इसमें हो गया कहानी खत्म। तो 45 डिग्री पे आपको मिनिमम एरर मिलेगा, ये आपको प्रूफ हो गया, या कह सकते हैं मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलेगी। और ये सब कैसे सॉल्व हुआ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को डायरेक्ट लिख दिए, तो आप लोग जब नोट करोगे तो उस समय इसको भी लिख के तब यहां तक पहुंचोगे। उसके बाद फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी एरर विल बी मिनिमम, उसके बाद उसको सॉल्व करके थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री निकाल दिए, तो हो गया अपनी कहानी। ठीक है, ये हो गया 2012 की कहानी। चलिए, क्या रहा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये 2014 में पूछा था, 14 में। तो क्या था, सिंपल सा, सबसे पहले क्या होता है कि द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू प्रोड्यूस क्या है, कांस्टेंट टॉर्क। कांस्टेंट टॉर्क के लिए हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। ओके, दूसरा चीज, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हेल्प टू मेंटेन द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंगल को मेंटेन करता है, विच इज जीरो इन ईच केस एट एवरी ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। तो मतलब एंगल को मेंटेन करने का काम करता है और कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। तो ये दोनों पॉइंट को लिख लेंगे, फिगर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। क्वेश्चन है, ये आंसर दिया हुआ है, आप भी ट्राई करोगे। तो करंट दे के रखा है कितना, 5 एम्पियर। ओके, और फॉर्मूला भी दे ही दिया है, फाइंड द फील्ड बी एट अ पॉइंट डिस्टेंस। तो मतलब आर की वैल्यू कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर away from the wire. Okay, draw a diagram to show the direction of field at that point. डायग्राम शो करना है, draw a diagram to show the direction of field at that point. सिर्फ डायग्राम चाहिए। अच्छा, find the field B at that point. सबसे पहले आपको फील्ड चाहिए, ओके, और उसके बाद आपको डायग्राम चाहिए डायरेक्शन के लिए। तो चलिए, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेते हैं पहले। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी हो, 10 पे पावर -7, 2 इंटू आई की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 इंटू 10 पे पावर -2। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये से ये साफ, तो ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा 10 पे पावर -5 टेस्ला। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये अपना करंट कैरिंग कॉइल है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। तो इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये इस साइड भी हो सकता है, ये इस साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे यदि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पकड़ोगे, ठीक है, इस साइड से क्या होगा, बाहर आएगा, तो मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, डॉट बनेगा। ठीक, और इस पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा, वायर पकड़ेंगे, इधर से निकलेगा, इधर इन करेगा, मतलब इस पॉइंट पे क्रॉस बनेगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यदि और बनाना चाहे तो ऐसे करके दे दीजिए, और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। इतना नहीं बनाइए, ज्यादा अच्छा है, डॉट क्रॉस से ही सब लोग समझ जाते हैं। ठीक, तो ये हो गई कहानी क्वेश्चन नंबर 14 जो 2010 में पूछा था। चलिए आगे चलते हैं। क्या रहा है, applying Biot-Savart's law, deduct the expression for the magnetic field at the center of semicircular loop of radius r carrying current I। अब अपने पास ये करंट कैरी
जो अपना करंट कैरिंग कंडक्टर वो आई करंट को कैरी कर रहा है और इसका रेडियस कितना है, आर है। इसके कारण कह रहा है इसके सेंटर पर, ठीक है, तो मान लिया कि कंसीडर ए सेमी सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग करंट आई। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पर के लिए, तो हम लोग बायोट-सेवर्ट्स लॉ से जानते हैं dB इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ 4 पाई आई dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर, ऑलरेडी पता है जितने डिस्टेंस पे चाहिए उसके लिए। ओके, अब यहां पे क्या रहा है, ये जो dl है और dl मेक्स एन एंगल थीटा विथ रेडियस r। अब ये कैसे क्लियर होगा, देखो कोई सर्कुलर, कुछ तो है नहीं सर्कुलर, मान लो आप एक सर्कल बनाते हो तो ये सर्कल ऐसा होगा, ठीक है, और रेडियस की बात करें तो रेडियस कैसा होगा, रेडियस कहीं भी खींचोगे तो इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे ही होगा। जैसे यहाँ पे मान लो हम रेडियस खींचते हैं तो ये हमेशा कहीं भी खींचेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। इसलिए हम लोग कह सकते हैं साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर। 90 डिग्री क्लियर है। अब नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के लिए, तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB, और dB जो निकाले थे उसको पुट कर दिए। अब यहाँ पे I कांस्टेंट बाहर, म्यू नॉट ऑफ 4 पाई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बच गया, dl। अब dl मतलब टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल, तो लेंथ कितना होता है, पाई इंटू आर, 2 पाई आर पूरा सर्कल के लिए होता है, सेमी सर्कल कितना होगा, पाई आर, तो पाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस आर से ये स्क्वायर साफ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, म्यू नॉट बाई 4, अच्छा पाई से पाई भी तो साफ होगा, पाई से पाई भी साफ, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ये हो जाएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस आज के डेट में नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आज के डेट में काफी इजी क्वेश्चंस हो गए। तो यदि छोड़ना भी चाहेंगे तो इधर रिसेंटली 2009 से लेके 2000 कह सकते हैं 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये पीछे से छोड़िएगा, लेकिन आगे के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले उसको पढ़ लीजिए, लास्ट वाले को छोड़ भी देते हैं तो ज्यादा इशू नहीं आएगा, बाई चांस ही इधर से क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, सब में नहीं कह रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं 9 से कब तक के लिए, 24 तक के लिए। तो अपना सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ऐसा कोई टॉपिक रहा इसके अंदर जो समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू, और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूरी है। अच्छा लगता है ना, आप लगता है कि सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दिखा रहे हो अपना, इसी की तो जरूरत होती है। चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में। थैंक यू।